हेलो बच्चों, वेलकम टू स्कूल जी। आज हम पढ़ेंगे एक क्षितिज का 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट, दो बैलों की कथा, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा जो रचित है। हम इसका एक भाग और लेखक का परिचय कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे दूसरा भाग। पहले भाग में हमने पढ़ा कि दो बैल होते हैं किसी किसान के, तो किसान क्या करता है, किसी मजबूरी में आकर उन दो बैलों को किसी को बेच देता है। लेकिन पशु पशु ठहरे वफादार, वो अपने मालिक के पास फिर से आ जाते हैं छुड़ा के। लेकिन उसके बाद उनके साथ क्या बनता है ये पढ़ेंगे हम भाग 2 में। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती पर हीरा ने संभाल लिया, वह ज्यादा सहनशील था। तो बच्चों बैलों के नाम क्या थे? हीरा और मोती। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नांद की तरफ आंखें तक न उठाई। नांद क्या होती है बच्चों? जिसको हम देसी भाषा में क्या बोलते हैं? खोर। खोर वो जगह होती है जहां पशुओं के लिए चारा डाला जाता है और वहां पे पशु चारा खाते हैं। दूसरे दिन दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। ये देखो किस चीज के समान है बेटा? हल, रस्सी, जुआ, जोत। ये जो लोग होते हैं जो खेतों में हल जोतते हैं, उन सबको पता होगा ये जो सारे इक्विपमेंट्स हैं, ये सारे उपकरण जो खेती में काम आते हैं। गले में बड़ी बढ़िया रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। अब की बार मार पड़ेगी। पड़ने दो। बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। दोनों के हाथ में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा मैं भी। लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। मुझे मारेगा तो भी मैं एक दू को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। देखिए बच्चों, यहाँ कितनी सीखने की बात है। पशु जो है वो कह रहा है कि हम किसी से धूर्तता नहीं कर सकते, हम अपने मालिक से वफादारी ही कर सकते, हम धूर्तता अपने मालिक से नहीं कर सकते। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले गया। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट नहीं की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देख गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। मसलहत का मतलब इसी में उनकी भलाई है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इसकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता सी हो गई थी। ये देखो चित्र भी दिखाया गया है। लड़की जो है वो बैलों को रोटी लेकर आ रही है बैलों के लिए। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटी खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत की थी कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, तो क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी तो मालकिन को ना फेंक दूं?
वही तो इस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चलें? हाँ, मैं ये स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? ये किसका संवाद है बच्चों? ये जो दोनों बैल थे, हीरा और मोती, ये आपस में संवाद कर रहे हैं कि क्या किया जाए। इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराम खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, आप चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन इस अनाथ पर आफत आएगी, सभी इस पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने लगा। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका पता न था। नए नए गांव मिलने लगे, तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। बैल छूट तो गए वहां से बच्चों, लेकिन अब बैलों को रास्ता नहीं पता था कि किस रास्ते से वो लाए गए थे। तो एक खेत के किनारे खड़े हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते कि कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आजादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। इसका क्या मतलब है? पशुओं का भी आपस में एक संचार होता है, कम्युनिकेशन होता है। उनके हाव भाव से वो अपनी बातें एक दूसरे को जताते हैं। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है, तो किनारे हट गया। अब बच्चों, इस कहानी के 2 भाग जो हैं वो समाप्त हो चुके हैं। अब हम चलते हैं तीसरे भाग की ओर।